चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड कौन कौन से हो गए, वो हो गया ब्लड हो गया एंड लिम्फ हो गया, और उनका करेंगे अपन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किस किस टाइप से होगा, तो बॉडी फ्लूइड के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ब्लड हो गया, ठीक है। ब्लड के बाद पढ़ेंगे लिम्फ, लसिका, ऊतक द्रव्य, उसके बाद में पढ़ेंगे परिसंचरण क्षणपथ, फिर डबल सर्कुलेशन, हृदय क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है, हृदय क्रियाओं का नियंत्रण, फिर परिसंचरण से संबंधित डिजीज पढ़ेंगे अपन। तो सभी चैप्टर में डिजीज आएगी लास्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी के में, तो सभी डिजीज अपन को याद करनी है अच्छे से, ठीक है। फिर अब जो वो देखना है कि जीवित कोशिका, जो भी लिविंग सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों चाहिए होता है, उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही साथ जो अपशिष्ट या हानिकारक जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको बाहर निकालना, जैसे CO2 का निष्कासन भी आवश्यक है। इन पदार्थों को कोशिका तक से चलाने हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक है। भिन्न भिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के भिन्न भिन्न तरीके विकसित किए गए हैं। अब सभी चैप्टरों में स्टार्टिंग में अपन पढ़ेंगे जैसे स्पंज हो गया, ठीक है, स्लेंट्रेट हो गया। इनमें जैसे रेस्पिरेशन का अपन ने पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पढ़ेंगे सर्कुलेशन से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में होता है। किसमें होता है? शारीरिक गुहाओं में, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। अब जटिल प्राणी, ठीक है, जटिल प्राणियों में इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग किया जाता है। ये स्पेसिफिक फ्लूइड है, स्पेसिफिक फ्लूइड कौन सा वो देखेंगे। एंड मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य से काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है, ठीक है। तो पहला तो अपन पढ़ेंगे ब्लड, और इसके बाद पढ़ेंगे लसिका द्रव, ऊतक द्रव, ठीक है। दो ही चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर अपन। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन ब्लड, ठीक है। ब्लड एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू अपन ने पढ़ा था, टिश्यू वगैरह में पढ़ते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है और अन्य संगठित संरचनाएं होती है। तो ब्लड्स के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे अपन, मैट्रिक्स पढ़ेंगे ब्लड में, फिर उसके बाद प्लाज्मा पढ़ेंगे और संगठित संरचनाएं पढ़ेंगे। अब इसके अंदर जो सब टॉपिक आता है वो होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है ये, ठीक है, जो रक्त के आयतन का लगभग कितना होता है? 55% होता है। प्रद्रव्य में 90 to 92% इसमें होता है जल, ठीक है, और 6 to 8% होता है प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फिर इसके बाद में जो प्रोटीन होती है, 3 टाइप की प्रोटीन होती है, मुख्य रूप से 3 टाइप की, वो फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन और एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित होती है। अब इसके बाद होता है फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने वाले स्कंदन कारक के रूप में होती है। ग्लोबिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में, एंड एल्बुमिन का उपयोग प्राणि संतुलन में। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे Na+, कैल्शियम+2, मैग्नीशियम+2, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने वाले, तो ये चीज याद रखनी है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्लाज्मा में के साथ निष्क्रिय दशा में होते हैं। बिना, अब ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो अपन को याद रखनी है, बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो अपन इसको रिवाइज करते हैं। तो देखो प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा में 55% क्या हो जाएगा इसमें? प्लाज्मा हो जाएगा ब्लड का 55%, ठीक है। अब 55% में 90 to 92% कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। 6 to 8% हो जाएगा इसमें प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन मुख्य रूप से होती है FGA, यानी कि फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन और एल्बुमिन, ठीक है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ग्लोबिन हो जाएगा GI इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, एंड ये प्राषण दाब होता है ना, ठीक है, प्राषण संतुलन BCOP, तो उसमें काम करेगा। इसके अंदर जो आयंस पाए जाते हैं वो आयंस हो गए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, साथ में क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है। और इसमें जो चीज याद रखनी है वो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछनी गई लेकिन पूछ सकती है कि जब शरीर संक्रमण अवस्था में होता है तो कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा में? तो ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अमीनो अम्ल हो गया, लिपिड हो गए, तीनों पाए जाएंगे। इसके बाद में जो प्लाज्मा में जो ये ब्लड क्लोटिंग करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारक को प्लाज्मा क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, तो याद रखना, ठीक है।
अब देख रहे हैं अपन सब टॉपिक सेकंड देख रहे हैं वो संगठित पदार्थ। इसमें हो गया आरबीसी हो जाएगा, फिर डब्ल्यूबीसी हो जाएगा और फिर हो जाएगा प्लेटलेट्स। तीन टाइप के हो गए हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों को मिला के बोलते हैं संगठित पदार्थ। ये रक्त के लगभग कितना बनाते हैं, 45% बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 45% बनाते हैं। रक्त का लगभग 45% बनाते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट अपन सब टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इथ्रोसाइट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट पढ़ेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं में संख्या में अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिका लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन, यानी 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन mm होती है, mm क्यूब होती है। वैश्यावस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लालस्थी मज्जा बोन मेरो में बनती हैं, ठीक है। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलता, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। इनकी आकृति कैसी होती है, बाइकोन क्या होती है। इनका लाल रंग एक लोह युक्त जटिल प्रोटीन हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता तो उनका रंग क्या होता है, कलरलेस हो जाएगी, वाइटिश हो जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन कोशिकाओं के परिवहन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाल रक्त कणिकाओं का ये भी कई बार याद नहीं होता, कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना लाल रक्त कणिकाओं का औसत आयु कितना होता है, 120 दिन होता है। तत्पश्चात इनका विनाश कहाँ हो जाता है, प्लीहा में हो जाता है, ठीक है। जिसके बाद अपन देखेंगे सेकंड हो जाएगा ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। हीमोग्लोबिन के भाव कारण ये बता दिया, ठीक है। इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, याद रखना इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। इनकी संख्या बहुत कम होती है अपेक्षाकृत, और औसतन कितनी होती है, एवरेज 6000 से 8000 mm³ रक्त में होती है। सामान्यतः कम समय तक ये जीवित रहती है, ठीक है। इनमें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट कणिका में, अग्रेनुलोसाइट कणिका में। अब ग्रेनुलोसाइट में हो जाएगा न्यूट्रोफिल, एसोफिल और बेसोफिल कणिकाओं के प्रकार। जबकि लिम्फोसाइट में जाएगा जबकि ग्रेनुलोसाइट में जाएगा लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। श्वेत रुधिर कोशिका में न्यूट्रोफिल सर्व संख्या में सबसे ज्यादा होता है, तो इसको अपन संख्या के अकॉर्डिंग एन, एल, एम और ई एंड बी। फिजिक्स में पढ़ते हैं एनालॉग चैप्टर, फिर इसके बाद में एनर्जी और बॉडी पढ़ते हैं, ठीक है। एनर्जी वाला हो जाएगा वर्क, एनर्जी, पावर, फिर बॉडी पढ़ते हैं। तो ये संख्या का हो गया मोर टू, यानी कि ज़्यादा तो कम वाला हो जाएगा। तो न्यूट्रोफिल संख्या में सर्वाधिक होता है 0.5, ठीक है। अब इसके बाद इन क्या करते हैं, अगर तुम याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में ओनली डायग्राम में दिखाई गई है, पूछा नहीं गया। फिर उसके बाद बेसोफिल सबसे कम हो जाएगा 0.5 से 1%, वैसे दो कॉलम में पूछा जाता है। इसके बाद न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट हो गया, मोनोसाइट का परसेंटेज याद रखिएगा 6 से 8%। और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों भक्षण कोशिकाएं हैं, ठीक है, मैक्रोफेज, जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। इसके बाद में इसमें बेसोफिल के लिए बोल रखा है कि बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन आदि का सिक्रेशन करती है, जो शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित है। कौन सी क्रियाओं में सम्मिलित है, शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित है, ठीक है। ये अभी एओसिनोफिल 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती है, एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। लिम्फोसाइट हो गए 20 से 25% हो जाएगा। लिम्फोसाइट 20 से 25% हो जाएगा। मुख्यतः दो प्रकार का होता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आगे पढ़ेंगे अपन 12th कक्षा में, ध्यान से पढ़ना। दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। थर्ड नंबर पे पढ़ रहे हैं अपन, तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं अपन पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखने की यही है, ये मेगाकारियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका होती है, जो टुकड़ों में विखंडन से बनती है, ठीक है, याद रखना। रक्त में इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 1.5 लाख से कितनी होती है, 3.5 लाख प्रति mm³ होती है। यानी कि प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने वाला स्कंदन में सहायक है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन में विकृति हो जाती है और शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाता है। तभी तो देखा होगा डेंगू वगैरह होती है ना, डेंगू। तो डेंगू में क्या होती है, इनकी संख्या डिक्रीज हो जाती है और रक्त पे रेड रेड कलर के धब्बे वगैरह बन जाते हैं बॉडी पे, ब्लड जमना लग जाता है, विकृति हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन ब्लड ग्रुप, ठीक है। जैसे कि आप जानते मनुष्य का रक्त जैसे दिखते हुए कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त कई तरीकों से सम्मिलन किया गया है। इसमें दो मुख्य समूह एबीओ एंड आरएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है, ठीक है। तो एक तो ए
बी ओ ग्रुप एंड सेकंड हो जाएगा आर एच। ये फर्स्ट ये सेकंड। अब फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन एबीओ समूह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एबीओ समूह पढ़ते हैं। एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो एंटीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। तो ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीजन से डिसाइड करेंगे अपन, ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड करेंगे, एंटीजन से, याद रखना। एंटीबॉडी से नहीं करते। ये एंटीजन ए एंड बी दो टाइप के हो गए। ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो याद रखने की चीज है, प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलती है। वे अब प्रतिरक्षी की एंटीबॉडी की जो डेफिनेशन है, वे प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट पैदा होती है, ये चीज याद रखने की है। फिर उसके बाद इसको ब्लड ग्रुप में डिफाइन कर दिया, ए बी एंड बी एंड ओ, ठीक है। चार ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी एंड ओ, ठीक है। प्रतिरक्षा की स्थिति, अब जो सारणीपन समझने वाले को देखना। सबसे पहले देखेंगे अपन ब्लड ग्रुप, फिर उसके बाद में उस पे आरबीसी पे एंटीजन का प्रेजेंट होता है आरबीसी पे, और प्रतिरक्षी प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, ठीक है। रक्त समूह, तो रक्त समूह ए बी ओ। अब रक्त समूह ए में एंटीजन ए प्रेजेंट रहेगी, दो बताऊंगा पूरे पर ध्यान। आरबीसी पे कौन सा एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ब्लड ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। ऐसे ही एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी अपोजिट, यहाँ बी है तो यहाँ बी होगी और यहाँ ए होगी। तो बी ब्लड ग्रुप में बी तो क्या हो जाएगा, एंटीजन, एंड ए हो जाएगी एंटीबॉडी। इसी प्रकार देखो, अब जो रक्तदाता समूह होता सर्वहारी होता ओ नेगेटिव, तो आप लोगों को तो बस ओ ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रक्त आदान प्रदान करने से पहले दाता और ग्राह्यदाता के रक्त समूह का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग या आरबीसी की नष्ट होने जैसी गंभीर समस्या है। तो ये दोनों गंभीर समस्याएं भी अपन को याद रखनी है। ये दोनों गंभीर समस्याएं, पहला रक्त स्कंदन और आरबीसी जैसे नष्ट होने की गंभीर समस्या हो सकती है। फिर उसके बाद में देखेंगे उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ एक सर्वदाता समूह जो सभी रक्त समूह को, क्योंकि इसमें ये सर्वदाता रक्त समूह क्यों क्वेश्चन ये बनता है, तो इसमें बोलेंगे अपन, इसमें एंटीजन प्रेजेंट रहता है ए एंड बी, दोनों प्रेजेंट होता है इसमें, दोनों प्रेजेंट होता है इसमें एंटीजन। और ये सर्व आदाता ग्राही क्यों है, क्योंकि इसमें ना तो ए प्रेजेंट होगा, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, नहीं ये तो सही है, उल्टा बता दिया देखो, ये रक्त समूह ओ हो गया, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ओ है ना, ओ का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। ओ का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें अनुपस्थित है, दोनों एंटीजन अनुपस्थित है, तब इसको जीरो नाम दिया गया, ठीक है, ओ नाम दिया गया। तो इसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों क्या हो जाएंगे, एब्सेंट। तो ये रक्तदाता समूह हो गया। और ए बी में क्या हो जाएगा, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, देखो दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैं हो गया था। फिर आर एच समूह देखते हैं अपन, आर एच फैक्टर एक अन्य प्रतिजन एंटीजन है आर एच, जो लगभग 80% मनुष्य में पाया जाता है। आर एच एंटीजन रिसेस बंधन में पाए जाने वाले एंटीजन के समान होता है। ऐसे व्यक्ति जिसमें प्रेजेंट होता है उसे आर एच पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें एब्सेंट होता है उसे आर एच नेगेटिव कहते हैं, ठीक है, आर एच नेगेटिव कहते हैं। के व्यक्ति के रक्त को आर एच सहित पॉजिटिव वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एबनॉर्मलिटी होती है वो क्या होती है कि आर एच नेगेटिव व्यक्ति के रक्त को आर एच पॉजिटिव रक्त के साथ पिलाया जाए, यानी कि याद रखना है कि आर एच नेगेटिव को किस में मिलाया जा रहा है, आर एच पॉजिटिव में। तो व्यक्ति में आर एच प्रतिजन आर एच नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाएगी। तो जो पॉजिटिव वाला बंदा है, ये पॉजिटिव, इसमें क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी बन जाएगी। अतः रक्त के आदान प्रदान के पहले आरएच समूह को मिलना आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की आरएच अयोग्यता को, अब जो एग्जाम्पल है वो देख रहे हैं अपन। आरएच अयोग्यता को एक गर्भवती माता का ब्लड समूह गया नेगेटिव,
भ्रूण, पल रहे भ्रूण RH पॉजिटिव के बीच अपराध द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन सगर्भता में माता के नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय RH नेगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसी दशा में क्या करते हैं कि माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, यदि प्रवृत्ति गर्भावस्था होती है तो RH नेगेटिव भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में RH प्रतिरक्षी का ऐसा हो सकता है, जैसे भ्रूण की लाल रुधिर कणिका नष्ट हो सकती है, वही भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें समझने की चीज ये है कि जब पहला हुआ बच्चा तो माँ के क्या हो गए, एंटीबॉडीज बन गई किसके खिलाफ, RH पॉजिटिव के खिलाफ। तो जब दूसरी बार बच्चा मतलब दूसरी प्रेगनेंसी होगी, सेकंड प्रेगनेंसी, तो माता के रक्त में तो पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो जब रक्त मिलान हो जाएगा गलती से तो भ्रूण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, गर्भ रक्ताणु को रक्ता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है वो रक्त स्कंदन या रक्त का जमाव। तो वैसे तो सबको अच्छे से आता है, लेकिन एक बार रिवीजन करते हैं एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का रिवीजन जल्दी जल्दी करते हैं। किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। ठीक है, आपने किसी चोट या घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल भूरे रंग का झाग से देखा होगा, यह रक्त का स्कंदन या थक्का होता है। ठीक है, जो मुख्यतः किससे बनता है, फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में क्या होता है, मरे या क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भूल जगह होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित है। एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। फाइब्रिन क्या करेगा, देखो फाइब्रिनोजन क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रिनोजन होगा ना, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, इसको फाइब्रिन में बदल देगा, इसलिए जाल बनता है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में, पहला हो गया, अब दूसरा इससे हाईलाइट करते हैं। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। तो ये थ्रोम्बिन कैसे बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन से बनेगा। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान से पढ़ना। ये एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो स्कंदन की क्वेश्चन ये बनेगा कि स्कंदन की प्रक्रिया शुरू कब होती है। जब चोट या घात लग जाती है तो प्लेटलेट से विशेष स्पेशल फैक्टर रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, स्कंदन की शुरुआत करते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं, जो स्कंदन को प्रारंभ करते हैं। इस प्रतिक्रिया में कैल्शियम आयनों की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है नीट में, बहुत बार पूछा जाता है। अब जो अपना टॉपिक चलता है वो चलता है वही लिम्फ रस्सी का। ठीक है, उत्तक द्रव, ये भी क्या होता है, ब्लड के जैसे होता है, लेकिन कुछ डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है, जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एंड संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। और ये जल में घुलनशील कोशिकाओं से जो बाहर निकल गए, रक्त से जल और जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल गए, ये क्या कहलाते हैं, लिम्फ कहलाते हैं। इस तरह को क्या बोलते हैं, अंतराली द्रव, उत्तक द्रव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा के समान क्या होते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव द्वारा होता है। किन किन के बीच, रक्त एंड कोशिकाओं के बीच। किस किस के बीच होता है, रक्त एंड कोशिकाओं के बीच। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन वाहिकाओं का विस्तृत जाल। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र कहलाता है। इस द्रव को एकत्रित कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ा जाता है तथा लसिका तंत्र में उपस्थित द्रव को लसिका कहते हैं। ठीक है, तो लसिका तंत्र में उपस्थित द्रव को कहते हैं, फ्लूइड को। अब क्या होता है, देखो पढ़ने की चीज क्या है, ये याद रखना। लसिका क्या होता है, एक रंगीन द्रव होता है, इसमें विशिष्ट प्रकार की लिम्फोसाइट होती है।
लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। अपन पढ़े थे ना बी एंड टी लिम्फोसाइट। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के समान के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो देखो, आंत्र अंकुर में उपस्थित लिख तेल वसा का अपन पहले डायग्राम पढ़ते थे डाइजेशन में, अवशोषित करते हैं म्यूकोसा की लेयर वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें पढ़ते थे, अब हट चुका। अब जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं परिसंचरण पथ, ठीक है, परिसंचरण पथ पढ़ रहे हैं अपन, परिसंचरण पथ। परिसंचरण पथ दो टाइप का पढ़ेंगे, एक तो खुला और एक बंद। खुला परिसंचरण तंत्र किस किस में एग्जाम्पल हो गया इसका, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो याद रखना आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रिक्त स्थान कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देहगुहा होती है, ठीक है। अब देख रहे अपन एनिलिडा, यानी कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, ये होता है एनिलिडा कशेरुकी में, ठीक है, कशेरुकी, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित हो जाता है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है, यहाँ पे तो नाम दे रखा है एनिलिडा एंड कोडेटा, लेकिन बंद परिसंचरण का एग्जाम्पल का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें एग्जाम्पल में ये ना लिख कर इनके एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे एनिलिडा कोडेटा के, एंड एक एग्जाम्पल मोलस्का का लिख दिया, तो उसमें से डिफाइन करना होगा। तो ये एनिमल किंगडम दोनों को जोड़ के क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देने की है। सभी कशेरुकों में कक्षों से बना हृदय पेशी हृदय होता है, ठीक है, मस्कुलर हार्ट होता है। मछली में दो कक्षीय हृदय हो गया, तो मछली में कौन सा हृदय हो गया, दो कक्षीय। मछली में दो कक्षीय हृदय होता है, दो कक्षीय हृदय होता है, जिसमें एक अलिंद हो जाएगा, एक नीले हो जाएगा। उभयचर तथा सरीसृप एग्जाम्पल याद रखना है। उभयचरोदन सरीसृपों में, उभयचरोदन सरीसृपों में रेप्टाइल मगरमच्छ को छोड़ेगा, हृदय तीन कक्षीय हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, दो लिंद एक नीले हो जाएगा, तो नीले में क्या मिक्स होकर ब्लड पंप करेगा। जबकि मगरमच्छ पक्षियों स्तनधारियों में हृदय चारों कक्षों का बना होता है, इसमें दो लिंद और दो नीले होते हैं, ठीक है। मछलियों में हृदय डिऑक्सीजन रक्त बाहर पंप करता, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनेट होकर शरीर के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचा जाता है, ठीक है। तो क्लोम क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। वहां से डीऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय में वापस आता है, और इस क्रिया को बोलते हैं एकल परिसंचरण। और उभयचर एंड सरीसृप में क्या होता है, बायालिंद क्लोम फेफड़ा त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, और ये दे देता है दायनालिंद, शरीर के दूसरे भागों से देता नहीं है। और दायनालिंद क्या करता है, शरीर के दूसरे भागों से डीऑक्सीजन रक्त पंप करता है, लेकिन वे रक्त को नीले में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं अपूर्ण दोहरा, यानी कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब जो लास्ट है वो ये है कि पक्षियों और स्तनधारियों में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, मिक्स नहीं होता। और मिक्स नहीं होता तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड क्रमशः बायालिंद एंड डीऑक्सीजनेटेड क्रमशः दायालिंद में आता है, जहाँ से उसी क्रम में क्या जाएगा, बायां दाया नीले में जाएगा। नीले को बिना रक्त में पंप करता है, बिना रक्त को मिलाए क्या करेगा, नीले पंप करेगा। और दो तरह के परिसंचरण पथ इसमें है, तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब मानव का देखेंगे तो उससे पहले पहले क्या करना है, इसमें आपको एग्जाम्पल याद करने हैं कि सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, नहीं, इसमें नीले में वेंट्रिकल्स में ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। लेकिन जो डबल सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लड मिक्स नहीं होता, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन दोनों अलग अलग डिपेंड रहते हैं। अब अपन मानव में ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद इसको खत्म करेंगे। तो अभी इसमें देखने का मानव परिसंचरण पथ डायग्राम में देखा, ये हो गया ओटा, ठीक है। अब देखो इसमें ये एक कक्ष ये हो गया, एक कक्ष ये हो गया, एक कक्ष ये हो गया, और एक कक्ष ये हो गया, तो इसमें हो गए चार कक्ष, फोर चेम्बर हो गए, जिसमें दोनों ऊपर के हो गए, ये आर्टरिया हो गया, दोनों नीचे के हो गए, ये हो गया वेंट्रिकल्स हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज याद होनी चाहिए, फोर चेम्बर हार्ट पर ड्राइव। उसके बाद में हो गया महाशिरा,
और इसको बोल, ये हुआ सुपीरियर वेना, क्या हुआ, ये हो जाएगा इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा हो गया। इसके बाद में ये ओट अपन पढ़ लिया, फिर ये पुपुसिया धमनियाँ हो गई और ये पुपुसिया शिरा हो गई, ये पुपुसिया धमनियाँ और ये पुपुसिया शिरा हो गई, ठीक है। ये राइट आर्टरिया, ये लेफ्ट आर्टरिया, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें ब्लड का मिक्स नहीं होता, ये सेप्टम आ गया यहाँ पे। इसके बाद में अपन देखेंगे, आगे देखते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आई। 5 मिनट और पढ़ेंगे इसके बाद। अब अपन देख रहे हैं मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं। सबसे पहले तो ये क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज होता है, जिसमें कक्षों से बना पेशियर दे साकित बंद रक्तवाहिनियों का एक जाल होता है। रक्त एवं तरल समाहित होता है। रक्त इसमें बहने वाला एक तरल है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से अध्याय के पूर्ववर्ती पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। अब अपन देख रहे हैं हृदय। हृदय की उत्पत्ति बताइएगा, तो उत्पत्ति होती है इसकी मेसोडर्मल होती है, ठीक है। उत्पत्ति कैसे हो गई, मेसोडर्मल हो गई। और ये क्या होता है, उत्पत्ति मध्यजन स्तंभ मेसोडर्म से होती है। ये दोनों फेफड़ों के मध्य, इसकी जो लोकेशन होगी, सिचुएशन सिचुएटेड कहाँ होता है, तो दोनों फेफड़ों के मध्य में होता है और वक्ष गुहा में स्थित होता है, थोड़ी सी कैविटी में, थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है। किस तरफ, बाईं तरफ। ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसके बाद यह एक दोहरी भित्ति, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये एक दोहरी भित्ति की झिल्ली में थैली हृदयावनी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदयावनी तरफ पाया जाता है, ठीक है। लंग्स भी हुए, लंग्स में भी डबल जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी दोहरी भित्ति होती है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष अपेक्षाकृत तो छोटे ऊपर होते हैं, जिन्हें आर्टरिया बोलते हैं, और 2 कक्ष क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और इनको बोलते हैं, नीले बोलते हैं। अब एक पतली पेशी भित्ति, याद रखने की चीज है, एक पतली पेशी भित्ति जिसे बोलते हैं अंतर अलिंद पट, दायां बायां अलिंदों को दोनों को अलग करेगी। और जो मोटी भित्ति होती है वो होती है अंतर नीले पट, जो दोनों नीले को अलग करेगी। अपनी अपनी ओर के अलिंदम नीले एक मोटे रेशे उत्तक, जिसे अलिंद नीले पट द्वारा पृथक किया जाता है। अब जो ऊपर नीचे, जैसे 4 चेम्बर हट हो गया, ठीक है, ये 4 चेम्बर हट हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया, सबसे पहले तो अलिंद नीले पट, और सॉरी, ये हो गया पतली पेशी भित्ति हो गई, जो अंतरालिंद पट बोलते हैं, और ये अंतर नीले पट हो गया। और जो ये होगा ना, ये अंतर अलिंद नीले पट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है, और जो एक और के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने अलिंद और दाहिने नीले पर 3 पेशी फलन वाले फ्लिप्स कप्स पाए जाते हैं। ये युक्त एक वाल्व होता है, ठीक है, कपाट, जिसे बोलता है ट्राइकप्सिड वाल्व बोलते हैं। और बाह्य अलिंद बाह्य नीले के मध्य जो कपाट पाया जाए, उसका मिट्टल या देवलनी कपाट बोलते हैं, ठीक है। दाएं तथा बाएं नीले से निकालने वाले, अब दाएं बाएं नीले से निकालने वाला पुपस्य धमनी महाधमनी का निकास द्वार अर्धाकार चंद्राकार कपाट में युक्त होता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में जाने जाते हैं, तो सेमिलुनर वाल्व हो गया, अर्थात अलिंद से नीले और नीले से पुपस्य धमनी या महाधमनी में जाएगा। कपाट क्या करते हैं, उल्टे प्रभाव, वापसी प्रभाव को रोकते हैं, वापस नहीं आने जाते हैं। यह हृदय पेशियों से बना होता है, पढ़ते हैं एक बार। हृदय क्या होता है, पेशियों से बना होता है। नीले की भित्ति अलिंद की भित्ति से बहुत मोटी होती है, ठीक है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी है, जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, ये हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर पाया जाता है, जिसे ऐसे नोड या ऐसे नोड कहते हैं, ठीक है। तो इसकी लोकेशन याद रखना, दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर पाया जाता है। दाहिना अलिंद का दाहिने ऊपरी कोने पर पाया जाता है, कोटर अलिंद काट। तो इसके बाद मुझे एवी नोड,
सिरालिंद साइनो आर्टेरियल नोड कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने अलिंद के निचले कोने पर अलिंद नीलेपट के पास स्थित होता है, जिसे बोलते हैं एवी नोड। अब इसके बाद में नोडल रेशो का बंडल, जिसे अलिंद नीले बंडल भी एवी बंडल भी कहते हैं। अंतर नीले पट के ऊपरी भाग में अलिंद नीले पूर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही दो दाएं बाएं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर नीले पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं में संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरी नीले पेशन्यास में दोनों तरफ फैल जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं पुरकिंजे तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रियावेद पैदा करने में सक्षम होता है, इसलिए इसे बोलता है ऑटो एक्साइटेबल। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुई क्रियावेव की संख्या नोडल तंत्र के भिन्न भिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। अब देखो, सिरालिंद पर सबसे अधिक क्रियावेव पैदा कर सकती है। सिरालिंद पर सबसे अधिक क्रियावेव पैदा कर सकता है, कितना करता है? 70 से 75 क्रियावेव पैदा करता है 1 मिनट में। हृदय का लयात्मक संकुचन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता है और बनाए रखता है, इसलिए इसे पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है। हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर की तीव्रता 70 से 75 प्रति मिनट होती है, और उस एवरेज देखे तो एवरेज हो जाएगा 72 स्पंदन प्रति मिनट। ठीक है, यहाँ तक अपन पढ़ेंगे। तो अपन देख रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा। देख, ये ऐसे नोड से स्टार्ट हुआ, ऐसे नोड्स आ गए एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल आ गए, एवी बंडल से हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट पुरकिंजे फाइबर में चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो चीज़ याद रखनी है वो कार्डिक टेंडिन है, सॉरी कार्डिक टेंडिन है। ठीक है, ये कार्डिक टेंडिन हो गया, और इसका मैंने बता दिया आपको, ये हो जाएगा इंफीरियर वेना केवा, जो बॉडी के नीचे के पार्ट से ब्लड को लाता है, और ये हो जाएगा महाशिरा। ठीक है, या सुपीरियर वेना केवा जो बॉडी के पार्ट से ब्लड को लाता है। ठीक है, ये ओटा हो गया, और ये फुफ्फुसीय धमनियां हो गई। इसमें क्या होता है? सेमी लूनर वाल। ठीक है, सेमी लूनर वाल प्रेजेंट होता है। बस आज का इतना ही है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बाद में। तो